हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। आज का जैसा टॉपिक आप देख रहे हैं, इट इज अबाउट प्रेपोजिशंस। आई थिंक आपके एग्जाम सेक्शन का लगभग 3 मार्क्स तक का एरर करेक्शन देखा जा चुका है इस चैप्टर से। नाउ व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रेपोजिशन? अगर आप इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको दिखेगा एक प्री और दूसरा दिखेगा पोजीशन। ना पोजीशन इटसेल्फ मींस प्लेसमेंट। अब आप किस किस का पोजीशन बता सकते हो? आप नाउन का बता सकते हो, प्रोनाउन का बता सकते हो, वर्ब का बता सकते हो। बेसिकली आपके सेंटेंस में वो कोई भी वर्ड जो इनमें से किसी के बीच में भी रिलेशनशिप बताए या उनको प्रिसीड करे, इन वर्ड्स को हम एक्चुअली प्रेपोजिशंस बोलते हैं। अब इस चैप्टर से क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, लेट्स सी। नॉर्मली प्रेपोजिशंस के बारे में अगर हम दिमाग में कुछ चीज लाएं तो आपके दिमाग में एकदम से चीज आती है ना, एंड, ऑट, अबव। हम ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे होते हैं जो सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं। पर इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे वो होगा आपका एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन से। एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस नाउ, जिसके ऊपर कंप्लीटली 2 क्लास डेडिकेट की जाएगी। एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस पे हम कंप्लीटली 2 क्लास डेडिकेट करेंगे, एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल आल्सो शेयर अ लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन एक्चुअली स्टडी ऑल ऑफ दीज। आई राइट द लिंक हियर और आप उसको कॉपी करके पेस्ट करके आप उसके बारे में पूरा एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर देन। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट अ प्रेपोजिशन इज दिस: a word that comes before a noun or a pronoun. A word that comes before, see, it is preposition, right? So it comes before a noun or a pronoun to show relationship to another word or element in the clause. ये किसी और element of the clause से भी आपके sentence में relationships दिखा सकता है। अगर आप इन sentences को ध्यान से देखिए तो देखिए हमारे पास 2 statement है, ठीक? पहले में लिखा है your shoes are under the table, right? दूसरा, आई डू नॉट अग्री विथ हिम। अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में शूज का जो स्टेटमेंट है और टेबल के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है? शूज टेबल के कहां है? नीचे है ना। तो बेसिकली वो अंडर वर्ड क्या बता रहा है? उसका पोजीशन। सो इट्स एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ प्रेपोजिशन। इन द सेम वे, आई डू नॉट अग्री, अग्री आप उससे नहीं करते, राइट? हम उससे अग्री नहीं करते या उसके साथ अग्री नहीं करते। तो बेसिकली वो जो साथ वर्ड है वो कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? यहाँ पे विथ जोड़ रहा है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक योर प्रेपोजिशन, राइट? इन द सेम वे, अंडर एंड विथ आर prepositions telling the relationship between 2 nouns and a verb and pronoun. Sorted. Let's move further. Next we have a very basic distinction. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखो प्रेपोजिशन कैसे यूज होंगे वो तो आप देखोगे, अपने एग्जाम्पल्स में भी देखोगे, जब हम एरर करेक्शन कराएंगे तब भी देखोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देना वो ये होता है कि प्रेपोजिशंस को हम अलग अलग सेंटेंसेस में कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं, कितने तरीकों से। क्लियर? चल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। पहला ही है डिफरेंस बिटवीन, अमॉन्ग, amongst। जो बेसिक क्वेश्चन जिसे पूछे जाते हैं हम आपको एमिड भी पढ़ाएंगे इसी में। क्लियर? नाउ दिमाग में जब बिटवीन आता है तो 2 लोग आते हैं, है ना? हमारे और आपके बीच में इस पेन को डिवाइड करना है तो हम बोलेंगे डिवाइड दिस पेन बिटवीन यू एंड मी, राइट? सो बेसिकली वी नो कि यहाँ पे जो लोग में जितने लोगों के बारे में बात की जा रही है वो 2 लोग होते हैं, ठीक? ये बेसिक है। वैसे ये 2 से ज्यादा के लिए भी यूज किया जाता है, बट कैसे किया जाता है वो हम आपको बाद में समझाएंगे। अमोंग के साथ अगर ध्यान आए तो ऐसे याद रखिएगा दैट इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। क्लियर? फिर अमंगस्ट कहां पे यूज करेंगे? नाउ सी, अमोंग और अमंगस्ट में बेसिक कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? ये भी मोर देन 2 होता है, ये भी मोर देन 2 होता है, लेकिन अमंगस्ट सिर्फ वहां पे यूज होगा जहां पे हमारे पास कोई वोवेल या फिर कोई वोवेल साउंड होगा। रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वोवेल और अ वोवेल साउंड। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन यू एंड मी, 2 लोग, तो हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं? बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब यहां फ्रेंड्स में कितने लोग हैं हमें नहीं पता, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे दैट दे आर मोर देन 2। अब अगर अमंगस्ट को बोलना होगा तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। अगर amongst लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे amongst us
ऑल आवर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली इन सारे का देखो जो सेंस है वो भी तो मोर देन 2 है ना, मतलब अमंग्स भी मोर देन 2 के लिए जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब हम कोई वहां पे वॉवल या वॉवल साउंड यूज करेंगे। ये तो बेसिक है, दिस इज अबाउट द बेसिक सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 थिंग्स, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया, विच आर क्लियरली सेपरेटेड। ऐसी 2 चीजें जिनको हम क्लियरली सेपरेट कर सकते हैं, आपको हमसे, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी को आपकी प्रॉपर्टी से, राइट। लाइक आवर हाउसेस बिटवीन द पार्क एंड मार्केट, राइट। हम बोल रहे हैं कि पार्क और मार्केट के बीच में हमारा घर है, तो बेसिकली पार्क हमने अलग तरीके से सेपरेट करके रखा है हमारे सेंटेंस में, और मार्केट हमने अलग तरीके से रखा है, राइट। तो इन दोनों को जो वर्ड जोड़ने के लिए हम यूज करें वो कौन सा है, बिटवीन। सो बेसिकली यूज फॉर 2। In the same way, the phone had fallen down between the desk and the wall. फोन किसके बीच में गिरा है, between the desk and the wall. Clear? Next, we come to a note. अब हमने तो आपको पढ़ा दिया, आपने देख भी लिया कि between हम 2 लोगों के लिए यूज करते हैं। कभी कभी between को हम number of people, thing और like which has an expression of more than 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब वो inseparable दिखें, जैसे कि स्विट्जरलैंड इज लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका एंड इटली। अब देखो इतनी सारी कंट्रीज के बीच में स्विट्जरलैंड रहता है, या इट लाइज बिटवीन देयर, तो ये उसकी लोकेशन की बात करिए। अब हम बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड का जो लोकेशन है वो तो इनसेपरेबल है, वो तो इन कंट्रीज के साथ इनसेपरेबल है ना। मान लीजिए अगर बोले स्विट्जरलैंड यहाँ पे है और ये कंट्रीज यहाँ पे हैं, तो ये अपना लोकेशन चेंज तो कर नहीं सकता, बिकॉज द लोकेशन इज इनसेपरेबल। और आप सिर्फ स्विट्जरलैंड को एक ग्रुप और इनको एक ग्रुप समझ रहे हो, तो हम ये समझ लेंगे कि ये 2 सेक्शंस के डिवीजन को बताने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बिटवीन। उसी तरीके से देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीज 4 कंट्रीज। अब हमने ये नहीं बोला कि ये चारों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी है, या अलग अलग कंट्रीज ने 2-2 करके ट्रीटी किए, सेंटेंस से कुछ क्लियर तो हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे इसको इनसेपरेबल क्योंकि ट्रीट कर रहे हैं, ये अपने साथ यहाँ पे बिटवीन ले सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, among. It is used for things which are not clearly separated. Between में clearly separation था, among में हम clearly separate नहीं करते। किसको separate नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते, हम किसको नहीं कर सकते, ग्रुप को नहीं कर सकते, क्राउड को नहीं कर सकते, मासेस को नहीं कर सकते, राइट। सो बेसिकली जब हम किसी भी ऐसी चीज के बारे में बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे क्लियर सेपरेशन ना हो, वहां पे हम among यूज करते हैं। जैसे द हट वॉज हिडन अमॉन्ग द ट्रीज, क्या आप ट्रीज को अलग से सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द हट? नो, हट कहां था, ट्रीज के बीचों बीच था, है ना। इन द सेम वे ही इवेंचुअली फाउंड हर बुक अमॉन्ग द क्लोथ्स इन हर कबर्ड, अमॉन्ग द क्लोथ्स इन हर कबर्ड। अब हम इसको क्लोथ्स को कबर्ड से तो सेपरेट कर नहीं सकते, सो बेसिकली हम यहाँ पे, आप ऐसे याद रखना कि वी आर एक्चुअली सेंसिंग इट एज मोर देन 2, और हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, अमंग। क्लियर? नेक्स्ट, to introduce a preposition phrase which contains 2 singular plural noun phrases, we use between and not among. Now this is actually going to be acting as your footnote. Now what you need to remember is this. What? अगर आपके सेंटेंस में कोई prepositional phrase को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें एक नाउन है, ठीक है, 2 सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स फ्रेजेस हैं, हम उसकी जगह बिटवीन यूज करते, तब हम अमॉन्ग को यूज नहीं करते। जैसे I didn't see any difference between the real things and artificial things. अब real thing एक prepositional phrase है और artificial things दूसरा prepositional phrase है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे between। अब हम यहाँ among यूज नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट you are going to read about amid. amid का मतलब होता है being in the middle और surrounded by something. बस ऐसे याद रखना, amid का मतलब होता है ये, आप बीचों बीच हो और आपको सराउंड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे इन एटमोस्फियर ऑफ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ, ठीक है, हम एटमोस्फियर के लिए, बैकग्राउंड के लिए, या इट सजेस्ट दैट यू आर सराउंडेड बाय समथिंग दैट यू यूजुअली कैन नॉट सेपरेट। इट ऑल्सो स्टेट्स अ सेपरेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पे आप सेपरेट नहीं कर पाते, राइट। जैसे वी सॉ अ रेनबो amid the cloudy sky. हमने क्या बोला, वी सॉ अ रेनबो amid what? amid the cloudy sky. अब cloudy sky को sky से तो सेपरेट कर नहीं सकते, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, amid. In the same way, he sailed
amid the storm tossed sea, वो कहां पे सेल कर रहा था? एक stormy tossed sea में. क्लियर? सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस. जब आप एकदम से सोचना तो ऐसे याद रखना कि जब आप बिटवीन को यूज करोगे तो दो एंटिटीज, हमको ये याद रखना है कि बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं. कब? व्हेन इट इज ट्रीटेड इनसेपरेबल. देन यू कम टू अमोंग. अमोंग हम मोर देन टू के लिए यूज करते हैं. देन यू कम टू अमंगस्ट. अमंगस्ट को हम किसके लिए यूज करते हैं? मोर देन टू बट ओनली विद वोवेल्स या फिर वोवेल साउंड. एंड देन फाइनली यू आर टॉकिंग अबाउट अमिड, जिसको हम बोल रहे हैं इनसेपरेबल है. आप बिटवीन में हैं और आपको सराउंड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट ऐसा कि हम देख रहे हैं अमंगस्ट, सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है दैट इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स टू इंडिकेट लाइक वोवेल्स, और इसका जो सेंस होगा वो मोर देन टू होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस वीक अमंग अस, ऑल आवर फ्रेंड्स एक्सेट्रा. फाइन, लेट्स मूव फर्दर. Further going to read about above and over. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है. देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछे ऑन मतलब तो आप बोलोगे ऊपर, है ना? अब हम बोल रहे हैं कि हम आपसे पूछ रहे हैं अपॉन. अपॉन मतलब तो आपके दिमाग में आएगा उससे थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक है. फिर अबव कहाँ होगा? तो अबव उससे भी ऊपर होगा. और ओवर कहाँ होगा? ओवर के अंतरिक्ष के बाहर होगा. ऐसा होता है क्या? नहीं. देखो, सिंपली ऐसी चीजें याद रखा करिए ताकि प्रेपोजिशन दिमाग में एकदम सेट हो जाए. आपका कप टेबल के ऊपर है तो क्या बोलोगे? द कप इज ऑन द टेबल. हम क्या बोलेंगे? द कप इज ऑन द टेबल. कैसा? नो. तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? फिजिकल कॉन्टैक्ट. यस नो? आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? फिजिकल कॉन्टैक्ट. यू आर सिटिंग ऑन द चेयर. आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट किसके साथ है? चेयर के साथ है. फाइन. अपॉन का मतलब देखो, ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना राइम में, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. अब जब वो जंप कर रही है, ध्यान देना, हमने बोला इट जंप्ड. अगर वो जंप कर रही है तो इसका मतलब वो अपने पोजीशन को चेंज कर रही है. अब अगर अपने पोजीशन को चेंज कर रही है तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? कि वो मोशन में है. अपॉन में क्या आ रहा है? वो अपनी मोशन में है, बाहर से किसी और तरफ जाने वाला मोशन है वो. ठीक है. सो बेसिकली जब आप मोशन में हाइट दिखाते हो तो आप अपॉन यूज करते हो. सही है. अब अबव एंड ओवर क्या होता है? लेट्स सी. We use above for things that are at an upper or higher level but not directly over the other. मतलब यहाँ पे वो चीज ऊपर होगी लेकिन डायरेक्टली ऊपर नहीं होगी. ठीक है. जैसे कि I saw the moon above the horizon. अब horizon के काफी ऊपर है ना, above the level है. अब यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल ऊपर है ऐसा तो बोला नहीं है, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, है ना. इन द सेम वे दे लिव इन अ हट above the village. अब वो विलेज के ऊपर थोड़ी ना तैरेंगे. हम क्या बोल रहे हैं? They live in a hut which is above the village, right? Above को हम टेम्परेचर के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है. अब सुनो, जब आप यहां से प्रेपोजिशन पढ़ोगे ना तो ये मत सोचना कि जो हमने पढ़ा दिया वो हार्ड एंड फास्ट है. इसको स्टीरियोटाइप बिल्कुल मत करिएगा. ठीक है. तो above का मीनिंग एक तो हाइट होता है जो कि आप अपर और हायर लेवल समझाते हो. दूसरा टेम्परेचर हो सकता है. इट इज 3 डिग्रीज अबव जीरो. हम क्या बोल रहे हैं? इट इज 3 डिग्रीज अबव जीरो. जीरो से 3 डिग्री और ज्यादा है ना. तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर के लिए भी हमने बता दिया राइज, है ना. यहाँ जो अबव का सेंस है वो क्या है? राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, पोस्ट कार्ड्स लिखे हैं स्कूल में पोस्ट कार्ड्स में हम कैसे लिखते थे? ही लिव्स एट द अबव एड्रेस. तो क्या वो लिटरली पेपर के ऊपर रहता था? नहीं ना. आप वहां पे एड्रेस को पॉइंट आउट करने के लिए बोलते थे ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, है ना. सो बेसिकली आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो? अबव यूज कर सकते हो. ही इज अबव करप्शन. अब क्या वो लिटरली करप्शन के ऊपर चढ़ रहा होगा? नहीं. यहां पे जो सेंस यूज हो रहा है अबव का वो एक्चुअली स्टीरियोटाइप मत करिएगा. बेसिकली हाइट होता है. ठीक है. बेसिकली हाइट होता है, या फिर आप हायर लेवल्स को इंडिकेट करते हो या फिर आप राइज को इंडिकेट करते हो. बट इसके अलावा भी ये स्टेटमेंट की नीड्स पे भी डिपेंडेंट होता है. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर. Further we are reading about over. Over का मतलब क्या होता है? देखो, it is used for things that are directly over other, touching or covering them. Now this thing is actually covering it. ठीक है. He lives over the mountains. वो mountains की छत्र छाया में रहता है ना. So the mountains are actually covering the place where he lives. Yes or no? In the same way, my sister made me comfortable and put a blanket over me. उसने पहले मुझे comfortable कराया और फिर मेरे ऊपर एक blanket चढ़ा दिया. तो यहाँ पे जो over है, देखो वो motion के साथ साथ contact आ रहा है ना. नाउ अब ओवर को हम अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग टाइप से डील कर सकते हैं. ओवर आपके सेंटेंस में डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है और टाइम के लिए भी यूज होता है. याद रखिएगा, डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है और टाइम के लिए भी यूज होता है. जैसे कि मान लीजिए आपके सर के ऊपर से एक चिड़िया उड़ के गई तो आप क्या बोलोगे? द बर्ड फ्लू अबव माई हेड या ओवर माई हेड?
नो, आप बोलोगे द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड. वाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली कवरिंग अ डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस का एग्जाम्पल हमने दे दिया. टाइम कब, आप सोचो, आप एग्जाम में बैठे हो और आपका टाइम खत्म हो रहा है, तुम क्या बोलते थे? एग्जाम टाइम इज ओवर. बेसिकली इट ऑल्सो स्टेट्स अ सेंस ऑफ कवरेज. क्या बताता है? अ सेंस ऑफ कवरेज. और ये कवरेज दोनों हो सकता है, बोथ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एज वेल एज टाइम. क्लियर? दैट्स इट. लेट्स मूव फर्दर. नंबर्स एंड पीरियड्स के लिए भी हम ओवर को यूज करते हैं, जैसे कि योर सन इज ओवर द एज लिमिट. अब यहाँ पे वो नंबर से ज्यादा हो गया, वो 18 साल से शायद कम था या ज्यादा हो गया, है ना. शी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर ओवर एन आवर. वो यहाँ पे एक समय से 1 घंटे से ज्यादा के लिए रुकी हुई है. तो यहाँ पे हम किसको बता रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट करने के लिए भी हम यहाँ पे ओवर को यूज कर रहे हैं. यस और नो? सो बेसिकली आप ओवर को इतने तरीकों से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो. Next, you're going to study about below, under and beneath. Very, very important. Okay. कभी सोचा है कि हम below और under को अलग से differentiate क्यों नहीं करते? बोला तो कितनी बार होगा, लेकिन क्यों below बोलते हैं, क्यों under बोलते हैं, वो जानना भी तो जरूरी है ना. Let's see. Below का मतलब होता है it is used for cases where the object is not directly under another. यहाँ पे हम ऐसे objects की बात करते हैं which is not directly under another object. यहाँ पे थोड़ा distance होता है. मान लीजिए अगर ये टेबल है तो डायरेक्टली नीचे नहीं होगा, वो उससे थोड़े नीचे पे होगा. ठीक है. We could find something below the surface of the water. अब यहाँ पे एग्जैक्ट वाटर के सरफेस के नीचे थोड़ी ना कोई चीज थी, थोड़ा सा नीचे जब आप गए पानी के या पानी के सतह के, तब आपको कुछ मिला, है ना. तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस में बिलो को ऐसे यूज करते हैं. इसके अलावा मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. अब यहाँ पे समवेयर, समटाइम्स और समवेयर, बिलो कैन ऑल्सो बी यूज इन अ हाइपोथेटिकल लाइन. हाइपोथेटिकल लाइन मतलब ये समझाने के लिए कि रिच और पुअर्स के बीच का जो पॉवर्टी लाइन है उसको समझाने के लिए भी हम बिलो को यूज करते हैं. अब आपको ये समझाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ऐसे याद रखो. कभी सोचा हम क्यों बोलते हैं द बॉल इज बिलो द टेबल एंड द कैट इज अंडर द टेबल? क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि बॉल में मोशन नहीं है और कैट में मोशन है. अब आप सोचो, यही बॉल आप टेबल के नीचे फेंक रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई थ्रू द बॉल अंडर द टेबल, है ना. जैसे उसमें मोशन आया, आपने क्या यूज किया? अंडर यूज किया. आपने जूते ना अलमीरा के नीचे रखे हैं, तो आप क्या बोलोगे? माई शूज आर बिलो द अलमीरा, है ना. आप अंडर द अलमीरा बोलते हो कभी भी? नहीं. लेकिन द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज. वाई? बिकॉज इट हैज गॉट कॉन्स्टेंट मोशन. आप ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज हाउ यू यूज बिलो एंड अंडर इन योर सेंटेंसेस. नेक्स्ट, बिलो को हम इट इज ऑल्सो यूज इन मेजरमेंट्स वेयर वी थिंक ऑफ अ वर्टिकल स्केल. जब हम किसी भी वर्टिकल स्केल की बात करते हैं तो भी हम यहाँ पे बिलो यूज कर सकते हैं. जैसे दिस कंट्री, दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज बिलो द सी लेवल. यू आर टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ अ कंट्री व्हिच इज बिलो सी लेवल. सो अगर कहीं पे भी वर्टिकल हाइट को भी बताने के लिए कुछ यूज करना पड़े तो हम वहां पे बिलो को यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अंडर. Now, to talk about something being covered by something else, किसी चीज को जब हम completely cover कर देते हैं तब हम under use करते हैं. जैसे कि the cat is sleeping under the blanket. Blanket के ठीक नीचे कौन है? cat है. तो आप यहाँ पे under use कर सकते हो. ठीक है. I felt that he was hiding something under his jacket. उसने कहाँ पे छुपा के रखा था? अपने जैकेट के अंदर छुपा के रखा था. तो आप बोल रहे हो कि hiding under something, right? So basically वहां पे क्या आ रहा है? You are showing actually something which is being covered by it, right? Cover करना. The whole village was under water. किसके नीचे था? पानी के नीचे था. तो यहां पे भी आप under को यूज कर सकते हो. Sorted? If yes, let's move further. Further, you're going to read about beneath. ठीक है. तुम ना रेलवे ट्रैक के सामने खड़े हो, अचानक से वहां पे एक ट्रेन गुजरने वाली है. आपको उसके पहले ही रियलाइज हो जाता है कि ट्रेन आने वाली होती है. कैसे? क्योंकि आपके नीचे की जो धरती होती है वो थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है ना. उसके स्ट्रेंथ से वो हिलने लगती है. ये होता है beneath. जो ये आप फीलिंग कर पा रहे हो अपने पैर के नीचे, ये होता है beneath. लेट्स सी. इट मीन्स लोअर लेवल दैन समथिंग. आपके ऊपर, आपके शरीर के भी नीचे हो सकता है, या फिर आपके अर्थ के सर्फेस के भी नीचे हो सकता है. वो भी आपका beneath ले सकता है. ठीक है. कैसे यूज किया जाता है? इट इज पर्टिकुलरली कॉमन व्हेन यू टॉक अबाउट अ ग्राउंड और सर्फेस डायरेक्टली अंडर वंस फीट. आप ये कब यूज करते हो? व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड और सर्फेस डायरेक्टली अंडर व्हाट? अंडर वंस फीट. क्लियर? जैसे कि she could feel the train coming as the ground beneath her feet was moving. उसको महसूस हो रहा था कि ट्रेन आ रही है. क्यों आ रही है? बिकॉज उसके जो पैरों के नीचे का ग्राउंड था वो उसे मूव करता हुआ समझ में आ रहा था.
Are you getting my point, class? So basically this is how you relate to statements for beneath, right? Next, with and by. Very simple, very simple. अब सुनिए, हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम इस मार्कर से लिख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं आई एम राइटिंग द डॉक्यूमेंट विथ माई पेन. अब यहां पे पेन क्या बन रहा है? विथ माई पेन, मतलब हम पेन के साथ लिख रहे हैं, तो पेन यहाँ पे एक्चुअली हमारे सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट का, राइट, जिससे हम लिख रहे हैं. अब अगर हम यहाँ पे बाई बोलते तो हम ये नहीं बोल सकते थे द डॉक्यूमेंट इज रिटन बाई मी, मतलब हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो हम किसका काम कर रहे हैं आपके सेंटेंस में? एजेंट का काम कर रहे हैं. यस और नो, राइट? अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका देखो, अगर हम बोले रावण was killed by Ram with an arrow. हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है. अब हम बोल रहे हैं रावण was killed. रावण को किसने मारा? राम ने मारा. राम एजेंट है, तो इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? बाय यूज कर रहे हैं. किससे मारा? एरो से मारा. एरो इंस्ट्रूमेंट है, तो देखो इसके साथ हम क्या यूज करें? विद यूज करें. वेरी सिंपल, क्लियर. बाई किसी के द्वारा होता है, मतलब एजेंट, और विथ में इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किया जा रहा है. देखो विथ पर्सन के लिए भी जाता है, उसके साथ है, आई एम गोइंग विथ हर, ठीक है. अकंपनी करने को भी विथ बोलते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा कि विथ को इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जाता है, और बाई को बाय द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, बेसिकली एजेंट, जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो. क्लियर? जैसे शी कट द बनानास इन 2 halves विथ अ नाइफ. कैसे कैसे समझना है बताइए? शी कट द बनाना इन 2 halves. किससे काटा उसने? विथ अ नाइफ. तो यहाँ पे विथ क्या है? विथ क्यों यूज हो रहा है नाइफ के साथ? बिकॉज नाइफ इज एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट. क्लियर? इफ यस, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट यू रीड अबाउट beside and besides. Now what is beside and besides? Let's see. Beside मतलब आपके बगल में, ठीक है. अब besides मतलब आपके बगल में जो बैठा है उसके अलावा भी कोई और है, ठीक है. सिंपल है. beside का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ. मेरा घर काली टेम्पल के बगल में है, तो हम क्या बोलेंगे? माई हाउस इज beside द काली टेम्पल, बगल में, ठीक है. beside मतलब होता है बाय द साइड ऑफ. आई एम सिटिंग beside माई मदर. मैं किसके बगल में बैठी हूँ? beside माई मदर. यहां पे आप बेसिकली जब भी साइड ऑफ बताते हो तो आप beside यूज करते हो. और besides का मतलब होता है, besides का मतलब होता है इसके अलावा कुछ और, मतलब इसका जो सेंस होता है वो होता है एक्स्ट्रा का या फिर एडिशनल का. ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा का या फिर एडिशनल का जब सेंस आता है आपके सेंटेंस में तो आप besides यूज करते हो. जैसे कि she sat beside me after the class. वो मेरे बगल में बैठी. Now you're talking about by the side of you after the class, right? These problems seem unimportant beside the potential benefits of the new system. अब beside को इसके अलावा भी हम compared to के लिए भी यूज कर सकते हैं. किसके लिए यूज कर सकते हैं? Compared to. हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अनइम्पॉर्टेंट दिखती हैं कंपेयर टू द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम. सिस्टम में इतने पोटेंशियल बेनिफिट होने के बावजूद ये प्रॉब्लम्स अनइम्पॉर्टेंट दिख रही हैं. क्लियर? सो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन रिलेट beside. जहां तक besides का सवाल है, इट मीन्स इन एडिशन टू ऑफ समथिंग और somebody, you know about it now. हम अगर बोल रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाने के अलावा हम फ्रेंच भी पढ़ाते हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे? beside teaching या besides teaching? थिंक. हम क्या बोलेंगे? besides teaching English, I also teach French. मतलब इंग्लिश तो हम पढ़ाते ही हैं, इसके अलावा हम और क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच पढ़ाते हैं, है ना. My brother is also here besides me. मेरे अलावा यहाँ पे और कौन है? मेरा भाई. Besides working as teacher, he also writes novel. टीचर होने के अलावा, इसके अलावा, in addition to being a teacher, he is also what? He is also writing novels. Clear? This is how you use beside and besides. नेक्स्ट जब हम आप लोगों से मिलेंगे तो और ज्यादा प्रेपोजिशंस के साथ मिलेंगे, बट तब तक के लिए इन प्रेपोजिशंस को जरूर रिवाइज करते रहेगा क्योंकि नेक्स्ट की क्लास थोड़ी एक्सटेंसिव होने वाली है, क्योंकि हम ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे प्रेपोजिशंस के बारे में. सॉर्टेड? तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.